निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता? ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम और डी कोयला। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो आपका एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, जो सौर ऊर्जा है, जो कि आपकी बेस्ट क्लीन एनर्जी है और ये ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट नहीं करता है, इसलिए आपका बेस्ट बोला जाता है आपका सोलर एनर्जी। और आप जानते हैं क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है? ए पेयजल, बी आसुत जल, सी ताज़ा जल और डी नल का जल। तो आपको बताना है जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है इसे हम क्या बोलते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पोर्टेबल वाटर वह जल होता है जो पीने योग्य या पेय होता है। ठीक है, तो इसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव और रसायन नहीं होते, याद रखिएगा। और ये WHO के मानकों के आधार पर यह आपका शुद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूमि पर दृश्यता को प्रभावित नहीं करता? ए धुंध, बी कोहरा, सी धूम्र कुआसा और डी ओस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो भूमि पर दृश्यता को प्रभावित नहीं करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी ड्यू या ओस। आप जानते हैं ओस क्या होता है? ये सतह पर जल की बूंदों के रूप में जमती है और वायु में नहीं मिलती है, याद रखिएगा, और इसलिए दृश्यता को प्रभावित नहीं करती हैं। जबकि फॉग, मिस्ट, हेज ये वायु में उपस्थित आपके जल के कण या बूंदें होती हैं जो दृश्यता को विजिबिलिटी को कम कर देती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाटा कन्वेंशन किस समस्या से निपटने के लिए किया गया है? ए परमाणु खतरा, बी ओजोन गैस, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और डी पारा या मरकरी। तो आपको बताना है जो मिनीमाटा कन्वेंशन है ये किस समस्या से निपटने के लिए किया गया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन आपका डी, जो मिनीमाटा कन्वेंशन है ये 2013 में पारित हुआ था। ये आपका पारा अर्थात मरकरी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया गया है और ये जापान का जो मिनीमाटा रोग से प्रेरित है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और जो आपका मिनीमाटा जो रोग है इसमें आपकी पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है दैट विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव अपघटनीय पदार्थों का है? ए घास, फूल और प्लास्टिक कैन, बी घास, लकड़ी और प्लास्टिक बॉटल, सी घास, फल के छिलके और नींबू और डी घास, एल्युमिनियम फॉयल और लकड़ी। तो आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा समूह है जो केवल आपका जैव अपघटनीय अर्थात बायोडिग्रेडेबल आइटम्स का है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप देख रहे होंगे लगभग सभी ऑप्शंस में यहाँ पे प्लास्टिक कैन है, यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल है और इसमें एल्युमिनियम फॉयल है। ये सभी के सभी क्या आपके हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन मफलर किसके नियंत्रण से संबंधित है? ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण और डी वायु प्रदूषण। तो आपको बताना है ग्रीन मफलर किसके नियंत्रण से संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि आपको पता है जो ग्रीन मफलर है कि आपका पेड़ों अर्थात वनस्पतियों की पट्टी के समान बनाता है जो ध्वनि को अवशोषित करते हैं और सड़कों के किनारे लगाए जाने पर ये जो पेड़ होते हैं ये नॉइज बैरियर की तरह काम करते हैं और जो एक्सेस वॉइसेस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है? ए पार्थेनियम, बी एलिफेंट घास, सी जलकुंभी और डी मोगर घास। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा खरपतवार अर्थात वीड है जो कि औद्योगिक अपशिष्ट को से जल प्रदूषण को कम करने का काम करती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी वाटर हनीड अर्थात जलकुंभी, क्योंकि आप जानते हैं जो जलकुंभी होती है ये औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। यह भारी धातुओं और प्रदूषकों को भी अवशोषित कर लेती है और ये क्या है, एक तरह से इन्वेसिव स्पीसीज है, फिर भी ये कुछ कुछ मामलों में अच्छा काम भी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं
जो सल्फर के ऑक्साइड्स है और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है ये जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं और यही एसिड रेन को कॉज करते हैं। एक और बात याद रखिएगा, जब किसी भी वर्षा या किसी भी जल का पीएच अगर 5.8 हो जाता है, वर्षा की बात मैं कर रहा हूँ, तो एसिड रेन की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? ए कार्बन के ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी सल्फर के ऑक्साइड और डी नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के ऑक्साइड। तो आपको बताना है इसमें से अम्ल वर्षा का कारण क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो एसिड रेन है कि मिली आपके सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कैसे हैं, जो कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि एसिड रेन के मेन कंपोनेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीसीबी द्वारा निर्धारित साइलेंट जोन में दिन के समय शोर की सीमा क्या है? तो आपको बताना है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसके द्वारा जो निर्धारित साइलेंट जोन की सीमा है वो दिन में क्या है? ए 50 डेसिबल, बी 60 डेसिबल, सी 70 डेसिबल और डी 80 डेसिबल। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए 50 डेसिबल, क्योंकि आपको पता होगा जो साइलेंट जोन है जिसमें आपका अस्पताल, स्कूल, कोर्ट आदि आते हैं, इनमें दिन में अधिकतम 50 डेसिबल की सीमा रखी गई है और रात्रि की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 से 45 डेसिबल की बात की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी मुख्यमंत्री। तो आपको बताना है जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। 2014 में किस राज्य के पास सबसे अधिक लोकसभा सीटें थीं? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है 2014 में किस राज्य के पास सबसे अधिक लोकसभा सीटें थीं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए यूपी के पास आपको पता है सबसे अधिक सीटें थीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में आधार बिल 2016 किस रूप में प्रस्तुत किया गया? ए साधारण विधेयक, बी धन विधेयक, सी वित्त विधेयक और डी संवैधानिक संशोधन विधेयक। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि लोकसभा में जो आधार बिल है वो किस आधार पर प्रस्तुत किया गया। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, उसको एक धन विधेयक के फॉर्म में स्टार्ट किया गया था। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ए अध्यक्ष, बी संसदीय कार्य मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्पीकर साहब होते हैं। आइए इसका आंसर देख लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मथाई, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब यही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू जी और डी राजकुमारी अमृत कौर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका राजकुमारी अमृत कौर जी, क्योंकि जो प्रथम मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के बाद उसमें एकमात्र मंत्री कौन थी आपकी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी, जो क्या थी आपकी? स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखिएगा इनका कार्यकाल 1947 से 1957 तक था। और इसके साथ साथ इनका जो हम एम्स दिल्ली की बात करते हैं इसके संस्थापना में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए के कामराज, बी राजगोपालाचारी जी, सी
मोरारजी देसाई और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर हमारा सरदार पटेल जी, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यही भारत के क्या थे, पहले गृह मंत्री थे। उन्हें हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो रियासतों का एकीकरण हुआ है उनमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव का भाग नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी भारत संप्रभु गणराज्य, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एंड ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना। आपको पता होगा जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें रियासतों को शक्ति देने की कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये प्रस्ताव किसने दिया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, याद रखिएगा। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शामिल थे और इसमें रियासतों को शक्ति देने से संबंधित कोई भी ऐसा भाग नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो भारतीय संविधान है ये आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी मोरारजी देसाई। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सच्चिदानंद सिन्हा जी। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, इनका नाम याद रखिएगा। इनको 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी तो इसका अध्यक्ष इनको चुन लिया गया था। इसके बाद फिर 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, लोकसभा में धन विधेयक बिना पूर्व अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया सकता है, किसकी अनुमति आवश्यक है? ए राज्यसभा के सभापति की, बी प्रधानमंत्री की, सी लोकसभा अध्यक्ष की और डी राष्ट्रपति की। तो आपको बताना है लोकसभा में जो धन विधेयक है किसकी बिना पूर्व अनुमति के नहीं दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन डी राष्ट्रपति जी। बहुत ई वेस्ट प्रबंधन का सबसे टिकाऊ तरीका कौन सा है? ए लैंडफिल में डालना, बी जलाना, सी अलग करना और पुनः उपयोग और डी इलेक्ट्रॉनिक उपयोग कम करना। तो आपको बताना है ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे टिकाऊ तरीका कौन सा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जिसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी सेग्रीगेट एंड रीयूज, मतलब अलग करना और पुनः उपयोग करना। क्योंकि ई वेस्ट के लिए सबसे बेस्ट तरीका इसलिए है क्योंकि आप उसको अलग कर लेते हैं और जो भी लगता है कि हमारे काम की चीजें उसको हम फिर रिसाइकिल करके रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के संगमरमर को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण क्या है? ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन और डी अम्ल वर्षा। तो आपको बताना है जो मेजर डैमेज करता है आपका ताजमहल के संगमरमर को, इसका आंसर क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी अम्ल वर्षा। क्योंकि आपको पता है जो एसिड रेन है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण फैलता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपका संगमरमर है इसकी क्षति पहुंचाता है। इसलिए एसिड रेन को हम मार्बल कैंसर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा कार्य योजना 1985 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए नालों के अवरोधन द्वारा जल गुणवत्ता सुधार, बी सिंचाई क्षमता बढ़ाना, सी जल परिवहन और डी पेयजल उपलब्ध कराना। तो आपको बताना है जो गंगा कार्य योजना है 1985 की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए गंगा एक्शन प्लान जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार लाना, जिसमें आपका सीवेज ट्रीटमेंट, नालों का अवरोधन भी शामिल थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय अपशिष्ट है? ए एल्युमिनियम कैन, बी गोबर,
सी डीडीटी और डी प्लास्टिक बैग। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि आपका जैव अपघटनीय अपशिष्ट है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो गोबर है ये क्या आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, उसके अलावा सारे क्या है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1982, बी 1983, सी 1984 और डी 1985। तो आपको बताना है जो गंगा एक्शन प्लान है उसको कब लॉन्च किया गया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी 1985, क्योंकि 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और ये पहला राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य सूचक क्या है? ए कुल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया संख्या, बी पीएच लेवल, सी बीओडी स्तर और डी ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो आपको बताना है जो जल प्रदूषण है इसका मुख्य सूचक क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो आपका जल प्रदूषण का मुख्य सूचक होता है। जितना ही ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उसका जल प्रदूषण उतना ही ज्यादा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए जैविक उपचार, बी पराली जलाना, सी लैंडफिल और डी खाद बनाना। तो आपको बताना है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी पराली जलाना, क्योंकि आपको पता है जो हम पराली जलाते हैं तो भारत में खासकर उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख खतरा बना रहता है, क्योंकि इसके जलाने से आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में या मैक्सिमम एरियाज में जहां पे निकलेंगे ये स्मॉग को मेनली बनाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूसी प्रमाण पत्र से क्या अभिप्राय है? ए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, बी पॉल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट, सी पॉल्यूशन यूटिलिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट और डी पुलिस अर्बन केयर सर्टिफिकेट। तो आपको बताना है पीयूसी प्रमाण पत्र से आप क्या समझते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, क्योंकि यह वाहनों के उत्सर्जन स्तर को प्रमाणित करता है और ये इसके बिना वाहन चलाना आप जानते हैं दंडनीय अपराध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शंस ए जॉन मथाई, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब यही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू जी और डी राजकुमारी अमृत कौर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका राजकुमारी अमृत कौर जी, क्योंकि जो प्रथम मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के बाद उसमें एकमात्र मंत्री कौन थी आपकी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी, जो क्या थी आपकी? स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखिएगा इनका कार्यकाल 1947 से 1957 तक था। और इसके साथ साथ इनका जो हम एम्स दिल्ली की बात करते हैं इसके संस्थापना में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए के कामराज, बी राजगोपालाचारी जी, सी मोरारजी देसाई और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सरदार पटेल जी, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यही भारत के क्या थे? पहले गृह मंत्री थे। उन्हें हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो रियासतों का एकीकरण हुआ है उनमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव का भाग नहीं था? ठीक है। ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी भारत संप्रभु गणराज्य, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एंड ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना। आपको पता होगा जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना,
क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें रियासतों को सख्त देने की कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये प्रस्ताव किसने दिया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, याद रखिएगा। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शामिल थे और इसमें रियासतों को सख्ती देने से संबंधित कोई भी ऐसा भाग नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो भारतीय संविधान है ये आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी मोरारजी देसाई। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सच्चिदानंद सिन्हा जी। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इनका नाम याद रखिएगा। इनको 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी तो इसका अध्यक्ष इनको चुन लिया गया था। इसके बाद फिर 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी धर्म का अधिकार। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब ये आर्टिकल 300 ए में आ गया है और ये क्या है? कानूनी अधिकार है। पहले किस अनुच्छेद में था ये? तो पहले अनुच्छेद 31 में था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इस समय इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन से हटाया गया। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300 ए में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो संविधान है इसमें हम 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। हाँ, जब संविधान प्रारंभ करने की बात करें, जब लिखा गया था उसमें यहाँ पे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। बट जो आर्टिकल 31 है इसके थ्रू जो संपत्ति का अधिकार है इसको हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया है। इस समय जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 300 ए के तहत क्या है? कानूनी अधिकार है। ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में कार्य करना किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो कारखानों में कार्य कराया जाता है ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 ये कहता है हमसे कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इन्हें खतरनाक उद्योगों में आप नहीं लगा सकते हैं और यह श्रम निषेध चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन का आधार है। और जो अनुच्छेद 23 है इसमें हम क्या बात करते हैं? मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी के निषेध की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए इनकी संख्या असीमित है, बी साधारण कानून द्वारा संरक्षित है, सी राज्य विधानमंडल बदल सकता है और डी ये संविधान द्वारा गारंटीकृत है। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये संविधान द्वारा क्या है? गारंटीकृत है। क्योंकि आप जानते हैं जो मौलिक अधिकार है ये संविधान द्वारा प्रदत्त है हमें और ये साधारण कानून नहीं है। इनके उल्लंघन पर आप आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ये भी आप याद रखिएगा। और हाँ, ये न्यायालय द्वारा
प्रवर्तनीय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 7, बी 9, सी 11 और डी 12। तो आपको बताना है हमारा जो संविधान है इसमें कितने टोटल मौलिक कर्तव्य हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं इस समय हमारे कितने हैं? इस समय हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसी में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, इसके तहत हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और आप जानते हैं जो मौलिक कर्तव्य है ये आर्टिकल 51A में है और ये न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किया सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ये हमारे नागरिकों का क्या होता है? नैतिक कर्तव्य होता है, ये भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।